नमस्कार दोस्तों, दधिमति संस्कृत एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट विषय संधि पे हम चर्चा करने वाले हैं। इसको हम जो हिंदी और संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं, उसके अतिरिक्त जो हिंदी और संस्कृत के विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी और संस्कृत से अलग हैं, जैसे कि साइंस और मैथ के जो विद्यार्थी हैं या कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं और जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड और इसके अतिरिक्त जितने भी जो टेट की जो परीक्षाएं आयोजित होती है उन सब के लिए ये जो वीडियो है ये कारगर सिद्ध होने वाला है। तो आप ज़रूर से जो है इस वीडियो को जब देखेंगे तो आप में संधि के प्रश्नों को हल करने की एक योग्यता आ जाएगी कि संधि के प्रश्नों को हम किस तरीके से हल करते हैं। आज हम संधि में जो विभिन्न प्रकार की जो अलग-अलग संधियाँ हैं, जैसे कि स्वर संधि, जैसे कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, आज हम इस भाग 1 में केवल केवल जो स्वर संधि है, उस पे बात करेंगे और इस वीडियो के अंत में, इस वीडियो के सबसे लास्ट में कुछ अभ्यास प्रश्नों पे भी हम चर्चा करेंगे, ताकि जो हमने जो सीखा है, उसको हम आसानी से जो हल कर सकें। अभ्यास पे हम ज़रूर से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और पहले नियमों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि स्वर संधि में जो है किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो बात करते हैं स्वर संधि की और संधि की कि संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या होती है और उसके बाद बारी-बारी से जो वीडियो फर्स्ट है उसमें स्वर, सेकंड में व्यंजन और थर्ड में जो है विसर्ग संधि से हम चर्चा करेंगे। तो 3 वीडियो पे हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वो टॉपिक संधि। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। तो संधि शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? किसी वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ये वर्ण विधि है जो 2 पदों या एक पद में 2 वर्णों के परस्पर 2 वर्णों के जो पद का मतलब जो यहाँ पर जो भी पद होता है, जैसे संधि एक पद है, इसमें धी में ई एक वर्ण है ना? तो ई वर्ण की बात कर रहा है। उस वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित यानी उनमें कोई प्रकार का व्यवधान ना हो, सामीप्य को हम संधि कहते हैं या फिर उस जो संहिता में जो वर्ण विकार या उसमें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन या विद्या प्लस आल्य, इसका रूप क्या बनेगा? विद्यालय। यहाँ पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, विद्ये में ध्या में क्या छिपा हुआ है? आ, और आल्य में भी क्या है? आ। ये जो 2 वर्ण हैं, इनमें जो परस्पर साम्यता उत्पन्न होगी, इसमें जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम संधि कहेंगे। आ प्लस आ की अत्यंत समीपता होने के कारण 2 दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक दीर्घ वर्ण उपस्थित हुआ, एक आदेश हो गया और इसी आ को हम विकार कहेंगे, इसी आ को हम संधि शब्द कहेंगे। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, इसे हम अच भी कहते हैं, व्यंजन संधि, इसे हम हल भी कहते हैं और तीसरी है विसर्ग संधि। तो शुरू करते हैं आज का भाग फर्स्ट, स्वर संधि। दोस्तों वीडियो के अंत में जो है अभ्यास होगा और अभ्यास तक आप ज़रूर से इसे देखिए, ताकि आपको जो है कोई अलग वीडियो, और मेरा ये दावा है कि संधि जो है आपको इसी वीडियो में अच्छी तरीके से संपन्न हो जाएगी। बात कर लेते हैं स्वर की अच संधि की। 2 स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण 2 स्वर वर्णों की, जब हम बात किसकी करें स्वर संधि की, तो यहाँ पर 2 स्वर वर्ण होंगे, उनकी अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त जो प्राप्त होगा वर्ण, उस वर्ण में जो विकार होगा उस वर्ण विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। इसके जो कुछ मूलभूत जो भाग हैं, हम 8 भागों पे हम बारी-बारी से अभी चर्चा करने वाले हैं।
तो पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो हम बात करेंगे वो है दीर्घ संधि। इसका जो संस्कृत में जो सूत्र संधि विधायक जो सूत्र है वो है अकह सवर्ण दीर्घ है। यानी कि यदि ऋस्व यानी छोटा या दीर्घ जो भी है, ऋस्व या दीर्घ ए, ई, उ तथा री स्वरों के पश्चात ऋस्व या दीर्घ ए, ई, उ या री, यदि ये स्वर आ जाएं तो ये दोनों मिलकर के क्रमशः दीर्घ हो जाते हैं। तो ये क्रम से क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो ए का क्या होगा आ, ई का ई, उ का उ और रे का री हो जाता है। कुछ उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। ए या आ के बाद आ या ए हो तो उसका आ हो जाता है। ई या ई के बाद ई या ई हो तो उसका ई हो जाता है। उ या उ के बाद उ या उ हो तो उसका उ हो जाता है। री या री के बाद री या री हो तो उसका री हो जाता है। जैसे पुस्तक। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आल्य तो इसका क्या रूप बना, पुस्तकालय। देव प्लस आशीष तो इसका क्या रूप बना, देवाशीष। दैत्य प्लस अरि तो इसका क्या रूप बनेगा, दैत्यारी। ये बहुत ही मोस्ट उदाहरण है, आप इन उदाहरणों को याद रखना है। जैसे यहाँ पर ये ए प्लस ए तो बराबर क्या बना, आ। तो ये इन शब्दों को बड़े ही ध्यान से देखना है। चे प्लस अपि चापी, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, गिरि प्लस इंद्र गिरीन्द्र, कपि प्लस ईश कपीस, मही प्लस ईसह महिषः, नदी प्लस ईसह नदीसह, लक्ष्मी प्लस ईश्वर लक्ष्मीश्वर, सु प्लस उक्ति सूक्ति। ये दोस्तों ये सूक्ति शब्द कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सूक्ति शब्द में कौन सी संधि है। भानु प्लस उदय भानुद्य, पितृ प्लस ऋणम पितृणम। तो दोस्तों ये दीर्घ संधि के कुछ कतिपय उदाहरण थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट हैं, और ये एनसीईआरटी में से लिए गए उदाहरण हैं, क्योंकि परीक्षा जो हमारा रीट का जो सिलेबस रहेगा वो एनसीईआरटी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत ही रहेगा। तो हो सकता है इन्हीं में से कुछ उदाहरण जो है कतिपय पूछे जाएं, लेकिन आपको ये उदाहरण जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखने हैं। बात कर लेते हैं दूसरी संधि की। दूसरी संधि यहाँ पर गुण संधि है, जिसका संधि विधायक सूत्र होता है आद्गुण है, और इसका संज्ञा विधायक सूत्र होता है अदेंग गुण है। क्या होता है, अदेंग गुण है। यानी कि आद्गुण हमें ये कहता है, आद्गुण के अनुसार यदि ए या आ के बाद ई या ई आए तो उन दोनों के स्थान पर ए हो जाता है या ए का एकादेश हो जाता है। इसी तरह यदि ए या आ के बाद उ या उ हो तो उसका ओ हो जाता है। इसी तरीके से ए या आ के बाद यदि री आ जाए तो उसका अर हो एकादेश हो जाता है। तो हमने इसमें तीन चीज़ें अच्छी तरीके से ये समझी कि ए या आ के बाद ई या ई हो तो उसका ए हो जाएगा, ए या आ के बाद उ या उ हो तो उसका ओ हो जाएगा, या फिर ए या आ के बाद री हो तो उसका अर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं इसके कुछ कतिपय उदाहरणों पे। ए या आ के बाद ई या ई हो तो उसका क्या हो जाएगा, ए। जैसे उप प्लस इंद्र उपेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, गण प्लस ई से गणेशे, महा प्लस ई से महेशे, नर प्लस ई से नरेशे, सुर प्लस ई से सुरेश है। लता प्लस इव लतेव, गंगा प्लस इति गंगेति।
बात कर लेते हैं ए या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो उसका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। भाग्य प्लस उदय भाग्योदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, नर प्लस उत्तम नरोत्तम, हित प्लस उपदेश हितोपदेश है, महा प्लस उत्सव महोत्सव है, गंगा प्लस उदकम गंगोदकम। यथा प्लस उचितम यथोचितम, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, महा प्लस उरु महोरु, नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा। तो दोस्तों यहाँ पर एक ये जो शब्द है, एक हम जब विसर्ग संधि जब पढ़ेंगे तो उसमें हम एक सूत्र पढ़ेंगे और उसमें एक शब्द पढ़ेंगे लीड है। तो यहाँ पर कई बार जैसे ये लीड है शब्द आया है और यहाँ पर ये नवोढ़े शब्द आया है, तो हमें इन दोनों शब्दों पे ध्यान रखना होगा कि जो नवोढ़े जो शब्द है उसमें गुण संधि है और लीडे पे जो है हम विसर्ग संधि पे बात करेंगे। बात कर लेते हैं ए या आ के बाद री या री हो तो उसका अर् हो जाता है। जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु और वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु। दोस्तों इसमें एक चीज और, जैसे यदि ए या आ के बाद यदि लृ हो, यदि लृ हो तो उसका अल हो जाता है। तो उसका क्या हो जाता है, अल। जैसे यहाँ पर मैं आपको उदाहरण बता दूं, जैसे तव प्लस लृकार, क्या शब्द आया, लृकार है, तो इसका रूप क्या बन जाएगा, तवलकार है, क्योंकि लृ को क्या आदेश होगा, अल आदेश होगा, तो तवलकार है। ऐसे ही मम प्लस लृकार है, मम प्लस लृकार है, मम प्लस लृकार है, तो उसका क्या रूप बन जाएगा, ममल कार्य, ममल कार्य है, ममल कार्य है। इस तरीके से ये रूप बनेंगे। बात कर लेते हैं आज की तीसरी संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो है वृद्धि रेची। क्या सूत्र है, वृद्धि रेची। दोस्तों कई बार क्या होता है कि परीक्षाओं में जैसे मान लीजिए ये ममेश शब्द दे दिया और संधि शब्द न दे करके वो सूत्र दे देता है कि ममेव शब्द जो है वो किस सूत्र से बना है या उसकी व्युत्पत्ति किस सूत्र से हुई है, तो वो किस सूत्र से हुई है, वृद्धि रेची से। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो वृद्धि रेची होता है। वृद्धि रेची का मतलब होता है वृद्धि रेची, यानी एच प्रत्याहार की वृद्धि हो जाती है। यदि ए या आ के बाद ए या आई हो तो इन दोनों के स्थान पर आई एक आदेश होता है। इसी तरीके से ए या आ के बाद ओ या अव हो तो उसका अव हो जाता है। जैसे इसके कतिपय कुछ उदाहरण हम देखें, ए या आ के बाद ए या आई हो तो उसका क्या हो जाता है, आई हो जाता है। जैसे मम प्लस एव ममेव, एक प्लस एकम एक एकम, तव प्लस एव तवेव। यानी कि हमें वृद्धि में ये ध्यान रखना है कि ऐसे दो मात्राओं वाले शब्दों पे हमें विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अद्य प्लस एव अध्येव, लता प्लस एव लतेव, तथा प्लस एव तथेव, सदा प्लस एव सदैव, देव प्लस ऐश्वर्यम देवेश्वर्यम और आत्म प्लस ऐक्यम आत्मैक्यम, ये रूप सिद्ध होते हैं। बात कर लेते हैं ए या आ के बाद ओ या अव हो तो उसका क्या हो जाता है, अव हो जाता है। जैसे जल प्लस ओघ जलोघ, मम प्लस औषधि ममौषधि, नव प्लस औषधि नवौषधि, विद्या प्लस औचित्यम विद्योचितम, आत्म प्लस औत्सुक्यम आत्मोत्सुक्यम। पांचवें संधि पे हम चर्चा कर ले। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर से कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें। पांचवें संधि पे हम चर्चा कर लेते हैं
यण संधि इको यणची। इक यानी कि ई उ री लृ। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई उ री लृ के स्थान पर यण यानी कि यण प्रत्याहार में य व र और ले हो तब हो जाता है। यानी इक प्रत्याहार के स्थान पर क्या कौन सा प्रत्याहार आदेश होता है? यण प्रत्याहार आदेश होता है। ये कब होता है? जब ई उ री और लृ के बाद यदि कोई असमान स्वर आ जाए। क्या आ जाए? असमान। ई के बाद ई नहीं होना चाहिए, उ के बाद उ नहीं होना चाहिए, री के बाद भी री नहीं होना चाहिए और लृ के बाद में भी लृ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर, यदि जैसे इक के बाद में यदि कोई असमान स्वर आ जाए तो वहां पर ई के स्थान पर ई को य आदेश होता है, उ को व हो जाता है, और ई को रे हो जाता है और लृ को ल हो जाता है, या इसको इन चीजों को ये चीजें आदेश होती है। तो ई के स्थान पर क्या होगा? य, उ के स्थान पर क्या होगा? व, री के स्थान पर र, लृ के स्थान पर ले आदेश होता है। कतिपय कुछ उदाहरणों पे बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यदि प्लस अपि, तो इसका क्या रूप बने? यद्यपि। जैसे यद, यदि में क्या है? ई है, तो ये यद, और ई को क्या आदेश हुआ? ई को ये आदेश हुआ, और आगे शब्द क्या आया? अपि। तो य और दे मिलकर के क्या बना? दे, और आगे दे में ए मिला है तो पी, अपि। तो यदि प्लस अपि का रूप क्या बनेगा? यद्यपि। इसी तरीके से इति प्लस आदि का इत्यादि, अति प्लस आचार का अत्याचार है, इति प्लस अवदत्त का इत्यवदत्त, नदी प्लस आवेग का नद्यावेग, सखी प्लस ऐश्वर्यम का सख्येश्वर्यम, सु प्लस आगतम का स्वागतम, अनु प्लस अय का अनवय, और अनु प्लस ऐषणम का अन्वेषणम। मधु प्लस अरि का मध्वरी, वधु प्लस आगमनम का वध्वागनम, पितृ प्लस आदेश का पित्रादेश है, ये री के उदाहरण है। पितृ प्लस उपदेश का पितृपदेश है, मातृ प्लस आज्ञा का मात्राज्ञा, लृ प्लस आकृति का लाकृति रूप सिद्ध होता है। तो ये यण संधि के कतिपय कुछ उदाहरण थे। आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों इन्हीं में से रीट की परीक्षा, सी टेट की परीक्षा और जितने भी जो टेट की परीक्षाएं आयोजित होती है वो इन्हीं में से बहुत सारे, हर बार लगभग इन्हीं में से उदाहरणों को पूछा जाता है। एक हमें योग्यता आ जाती है कि यदि इस तरीके के उदाहरण जब आते हैं तो वो किस संधि के उदाहरण होंगे। एक इसमें आप ये अच्छी तरीके से देख सकते हैं, इस संधि की एक और खास बात यह है कि जैसे वृद्धि संधि में डबल मात्रा थी, वैसे ही यण संधि में य, व, र और ल से पहले कोई आधा व्यंजन होगा, कोई आधा, जैसे वे से पहले धे, वे से पहले से दे, ते और रे, ऐसे ही ते रे, और ऐसे ही जैसे लाकृति में लृ को क्या आदेश हुआ? ल आदेश होता है। तो लृ के उदाहरण जो है बहुत कम चलते हैं, इतने उदाहरण होते नहीं हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जैसे इत्यपि शब्द है, इत्यपि, यहाँ पर वे का उदाहरण नहीं था, इत्यपि, तो ये से पहले आधा व्यंजन। और आगे जो पांचवी संधि यहाँ पर देख सकते हैं हम, अयादि संधि। अयादि संधि का जो सूत्र है वो है एचोय वायावह, अर्थात एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को अय, अव, आय, अय और आव आदेश होता है। देखते कैसे होता है। जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई स्वर हो, के बाद कोई स्वर हो तो ए को अयादेश होता है, ऐ को आयादेश होता है, ओ को अवादेश होता है और औ को आव आदेश होता है। अब आपको समझ में आया? ए को आय,
आई को आय, ओ को अव और अव को आव आदेश होता है। इसे हम अयादी चतुष्टयम के नाम से भी जानते हैं। बात कर लेते हैं इसके कुछ विशेष उदाहरणों पर। जैसे ने प्लस अनम, तो इसका रूप क्या बना? नयनम। तो देखिए वहां पर जो स्वर था, आप ये भी ध्यान रखें कि वो जो स्वर होगा इसके बाद में, इन ए आई ओ औ के बाद में, वो कोई ना कोई असमान स्वर ही होगा, ये भी ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर ने, ये ने, इसमें क्या है? ए, और आगे क्या आया? अनम। आगे क्या आया? अनम। अनम शब्द आया। अब ने में, अब ए को क्या आदेश होगा? आई आदेश होगा। ए को क्या आदेश होगा? आई। आई आदेश होगा, तो ने हलंत हो जाएगा। तो ने में क्या ए मिलाएंगे, तो ये रूप क्या बनेगा? ने। और ए को क्या आदेश होगा? आई, तो ए को य में मिलाएंगे तो यह, और आगे क्या है? नम, तो रूप क्या बनेगा? नयनम। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ऐसे उदाहरण जिसमें आई, आय, अव, आव, ऐसे शब्दों का यदि उच्चारण हो रहा हो तो उसमें हम अयादी संधि करते हैं। ने प्लस अनम नयनम, से प्लस अनम शयनम, नय प्लस अके नायक, भो प्लस अनम भवनम, भानो प्लस ए भानवे। ये भानवे शब्द जो है दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। पव प्लस अके पावक है। नव प्लस इके नाविके, भव प्लस उके भावुके। तो दोस्तों ये अयादी संधि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, यानी कि ऐसे शब्द जिनमें आइए, अव, आय और आव, आय और आव, इन शब्दों को, जैसे नाविके, भावुके, ऐसे शब्दों का यदि उच्चारण हो रहा हो तो उसमें कौन सी संधि होती है? अयादी संधि होती है। बात कर लेते हैं तीन और संधियों के विषय में, जो वार्तिककार के जो वार्तिक सूत्र हैं उन पे भी, और जो संधि के सूत्र हैं उन पे भी। पूर्व रूप संधि, एंगह पदांतादत्ति। सूत्र क्या है? एंगे है पदांतादत्ति, अर्थात पूर्व रूप संधि को हम अयादी संधि को, पूर्व रूप संधि को अयादी संधि का अपवाद कहा जा सकता है। अपवाद इसीलिए क्योंकि इसके जो उदाहरण हैं वो लगभग अयादी संधि के अंतर्गत उनके अनुसार से मिलते जुलते हैं। यानी कि पद के अंत में ए ओ के बाद यदि ऋस्व ए आ जाए, क्या आ जाए? ऋस्व ए, तो ऐसी स्थिति में ए और ए के स्थान पे पूर्व रूप संधि ए एकादेश तथा ओ या ए हो तो उसके स्थान पर ओ एकादेश होता है। जैसे बात कर लेते हैं, ए या ओ के पश्चात आने वाला ए अपना रूप ए और ओ में विलीन कर छुपा देता है। उस विलीन ए का जो रूप है वो अवग्रह चिन्ह के द्वारा अंकित किया जाता है। अवग्रह चिन्ह के द्वारा उसको बताया जाता है। हरे प्लस अत्र, यहाँ पर हिसाब से तो ये हरियत्र होना चाहिए था, है ना, अयादी संधि के हिसाब से, लेकिन ये जो ए था वो ए में समा गया और यहाँ पर रूप क्या बना? हरियत्र। तो ये ध्यान रखें, हरियत्र इसको उच्चारण के तौर पे कहा जा सकता है क्योंकि अवग्रह का उच्चारण नहीं होता है, लेकिन लिखने जब हम लिपिगत करते हैं, उसको लिखते हैं, तब हम एस के आकार का जो है अवग्रह का जो चिन्ह है वो हम लिखते हैं लिपि के रूप में, उसको लिपिबद्ध किया जाता है। जैसे कुछ यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं, ते प्लस अपि तेपि, हरे प्लस अव हरेव,
वृक्षय प्लस अपि, वृक्षयपि, जले अस्ति, जलेस्ति, गोपालो अहम, गोपालो अहम, विष्णु अव, विष्णव। अब दोस्तों यहाँ पर एक आपको कुछ विशेष चीज ध्यान में रखनी होगी। ये जो दो उदाहरण हैं, ये दो जो उदाहरण हैं, इन्हीं उदाहरणों को हम विसर्ग संधि में भी पढ़ेंगे। वहां पर मैं आपको ये जरूर से बताऊंगा कि यदि परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न आता है तो आपको उसमें पूर्व रूप संधि करनी है या विसर्ग का जो उत्तर भाग होगा हमें उत्तर संधि लगानी है। तो ये दोस्तों इसमें ये जरूर से थोड़ा सा चर्चा का ये विषय रहेगा कि ऐसे उदाहरणों पे जहाँ पर कॉपी, इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण बनेंगे वहाँ पर, जैसे कॉपी रूप बनेगा, कॉपी है ना, ये कॉपी रूप सिद्ध बनेगा। तो इस कॉपी में हम पूर्व रूप करें या विसर्ग संधि का उत्तर विसर्ग करें, तो ये हम विसर्ग संधि में जाकर के इस पे जो है विस्तृत चर्चा करेंगे तीसरे वीडियो में। आज ये भाग 1 है। अगला जो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकृति भाव, हम इस पर चर्चा करते हैं। प्लुत प्रग्राम अचिनित्यम, तो जो प्रग्राम जो संधि है हम उसमें प्रकृति भाव पे दो जो संधि होगी, दो जो नियम लागू होंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। प्रकृति भाव का अर्थ है संधि करने का निषेध करना, अर्थात प्रकृत वर्णों में विकृति या परिवर्तन न करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना। वस्तुतः इस संधि का भेद न कहकर यह संधि का अभाव ही कहना चाहिए, क्योंकि संधि नियम के लागू होने की स्थिति में कोई भी इसमें संधि कार्य नहीं होता है। कोई भी वर्ण प्लुत या प्रग्रह संज्ञक हो सकता है। उसके बाद यदि कोई अच आता है तो प्लुत या प्रग्राम वर्णों की संधि न होते हुए भी उसमें प्रकृति भाव होता है। बात कर लेते हैं इसके उदाहरणों पे। प्रग्रयम संज्ञा, प्रग्रयम संज्ञा में हम दो सूत्रों पे चर्चा करेंगे। पहला है इदु द्विवचनम प्रग्रयम और दूसरा है अदसो मात। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे इसका जो पहला जो सूत्र है इदु द्विवचनम प्रग्रयम, इसमें इदंत उदंत यानी ईदु देद और एदंत, ये यदि द्विवचन रूपों में हो तो इसकी प्रग्रयम संज्ञा होती है। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे द्विवचन शब्द जिनके अंत में ई, उ या ए हो उनकी प्रग्रयम संज्ञा होती है, और जिनकी प्रग्रयम संज्ञा होती है उनके बाद यदि कोई अच आने पर यानी कोई स्वर आने पर भी संधि नहीं होती है, यानी कि उसकी प्रग्रयम संज्ञा ही रहती है। देख लेते हैं इसके कुछ कतिपय उदाहरणों पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कवि, बड़ी की मात्रा है, इच्छतः, यानी कि ये जो इच्छतः जो शब्द है ये द्विवचन का द्योतक है, ये द्विवचन का द्योतक है। विष्णु इमौ, इमौ भी द्विवचन का द्योतक है, और विष्णु 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 विष्णवः, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं उकारांत। भानु भानु भानवः, बालिके बालिका बालिके बालिकाः, तो ये भी द्विवचन है। आगच्छतः, यानी कि इसके बाद में जो शब्द आएंगे वो द्विवचनांत शब्द होंगे। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कवि, विष्णु, बालिके, ये क्रम से इकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन के रूप होने के कारण इनमें प्रग्रयम संज्ञा है। हम इनको कैसे पहचानेंगे, ये मैं इसकी आपको ट्रिक बता देता हूं। इसके जो प्लस में जो शब्द होगा या इसके बाद वाला जो शब्द होगा, जो पद होगा, वो द्विवचन का द्योतक होगा। जैसे इच्छतः है, इच्छति, इच्छते, इच्छन्ति, तो इच्छतः है ये द्विवचन का द्योतक है। इमौ ये द्विवचन का द्योतक है। आगच्छतः ये भी द्विवचन का द्योतक है। अतः यहाँ किसी भी प्रकार की संधि नहीं होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, कवि इच्छते, विष्णु इमौ, बालिके आगच्छते रहेंगे, न कि ऐसे शब्द
बनेंगे। बात कर लेते हैं दूसरे शब्द की, अध से मात की। तो अध शब्द में म के बाद ई या ऊ आ जाए तो भी उसकी प्रग्राम संज्ञा ही होती है। जैसे अमी ईशा, अमु आशते, अमी और अमु ये प्रग्राम संज्ञक शब्द हैं, यहां पर इनकी संधि नहीं होगी। प्लुत वर्ण में प्रकृति भाव का उदाहरण भी आता है, जैसे यही कृष्ण प्रकृति प्लुत जो शब्द होते हैं उसमें 3 इस तरीके के शब्दों को द्योतक किया जाता है। गोश्चरति, यहाँ पर ए और ए में दीर्घ संधि नहीं हुई क्योंकि इसके संबोधन पद के कारण कृष्ण में ए प्लुत वर्ण है। तो अमी ईसा में अमी ईसा ही लिखेंगे और इसमें ये जो प्लस का चिन्ह हटा करके इसको ऐसा कैसा ही लिखेंगे। दोस्तों अब 8वीं संधि जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पररूप संधि। 8वीं संधि पे हम बात करने वाले हैं। पररूप संधि, इसका जो सूत्र होता है वो एंगी पर रूपम होता है। पूर्वरूप संधि पे हमने पहले बात कर ली है, अब हम बात कर रहे हैं पररूप संधि की। उपसर्ग के उपसर्ग, इसमें ध्यान रखें उपसर्ग शब्द जरूर आएगा। ए के पश्चात यदि अ या ओ हो तो पररूप एकादेश होता है। पररूप संधि में जो वृद्धि संधि का अपवाद भी कहा जा सकता है, लेकिन वहां पर जो वृद्धि संधि है वहां पर उपसर्ग नहीं था, यहाँ पर उपसर्ग होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है जब भी उपसर्ग शब्द आ जाए, जब भी क्या जाए अकारांत उपसर्ग आ जाए तो वहां पर रूप एकादेश होता है। ये हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। पररूप कार्य से तात्पर्य है जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले शब्द के आदि वर्ण यानी कि शुरू वाले जो वर्ण हैं उसके समान होकर उसमें मिल जाए और एक जैसा उसका रूप लिख दिया जाता है। जैसे प्र प्लस एजते प्रेजते, वृद्धि कार्य में प्रेजते होना चाहिए था लेकिन वहां पर उपसर्ग का अभाव था, इसीलिए यहां पर वृद्धि नहीं होगी। प्रे में स्थिति ए की और ए मिलकर के इन दोनों को ए एकादेश हो गया। ऐसे ही इसके कुछ कतिपय और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उप प्लस औषधि उपोषति रूप सिद्ध हुआ है। तो कुछ उदाहरण हैं जो अकारांत उपसर्ग होते हैं। आप हमारे उपसर्ग का जो वीडियो है वो जाकर के जरूर से देखें। उसमें हमने जो उपसर्ग वाला जो है उसमें अलग अलग तरीके से उपसर्गों को बताया है कि कौन कौन से उपसर्ग जो हैं वो अकारांत हैं, कौन कौन से उपसर्ग हैं जो हलंत से युक्त हैं और कौन कौन से ऐसे उपसर्ग हैं जो जब हम उसको निपात के रूप में पढ़ते हैं और कैसे उपसर्ग वो कौन से होते हैं जो निपात के रूप में उपसर्गों को कब पढ़ते हैं और कब हम उपसर्गों को उपसर्गों के रूप में ही पढ़ते हैं। तो ये 7-8 मिनट का वीडियो जा करके जरूर से देखें ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बात कर लेते हैं अभ्यास कार्य पे। तो दोस्तों ये है बहुत ही मोस्ट यहाँ पर, क्योंकि हमने जो अब तक जो पढ़ा है जितना जो सीखा है वो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसी अभ्यास से हमें समझ में आ जाएगा कि हमने क्या सीखा है और इसके कुछ उदाहरण भी हैं जो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। जैसे चंद्र प्लस उदय, तो यहाँ पर एक शब्द दे रखा है चंद्रोदय, एक यहाँ पर ये चंद्रोदय, ये चंद्रोदय, तो इसमें से कौन सा शब्द सही होगा? चंद्रोदय रूप सही होगा। पहला शब्द यहाँ पे पहला देख सकते हैं मात्र प्लस ऋणम, तो इसका क्या बनेगा? मातृणम। यदि प्लस अपि, इसका क्या बनेगा? यद्यपि। मत प्लस ऐक्यम, इसका क्या बनेगा? मत्यैक्यम। भानु प्लस उदय, इसका क्या रूप बनेगा? भानुद्य। भाव प्लस उकय, तो इसका क्या रूप बनेगा? भावुकय। विष्णु प्लस ई है, तो क्या रूप बनेगा? ओ को क्या आदेश होगा? अब आदेश होगा, तो विष्णवी है। ऐसे ही सर्वे प्लस अत्र, तो इसका क्या रूप बनेगा? सर्वेत्र। गंगा प्लस यू, तो इसका रूप क्या बनेगा? गंगा प्लस ई को ए या आ के बाद ई या ई हो तो उसका क्या हो जाता है? आई हो जाता है। तो यहाँ पर रूप क्या बने सॉरी ए या आ के बाद ई या ई हो तो उसका क्या हो जाता है?
ए हो जाता है, यानी कि गुण संधि का उदाहरण गंगेव रूप सिद्ध होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की। अधोलिखित संधि विच्छेद रूपम पूर्वता संधि नामापि लिखत। संधि का हमें नाम भी लिखना है। जैसे यहाँ पर अन्वेषण शब्द दिया है, अनु प्लस एषणम, इसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर तवेव शब्द है तो डबल मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर ये रूप क्या बनेगा? तव, तव प्लस एव, और संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। नदीव, तो प्लस नदी प्लस इव, रूप क्या बनेगा? नदी प्लस इव, और संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। केपि, तो रूप क्या बनेगा? क, और अपि, तो संधि कौन सी हो जाएगी? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? पूर्व रूप। अत्याचार्य, अति प्लस आचार्य, अति प्लस आचार्य, और संधि कौन सी हो जाएगी? यण हो जाएगी। शयनम, से प्लस अनम, क्या रूप बनेगा? से प्लस अनम, और संधि कौन सी हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। यथोचितम, यथा प्लस उचितम, क्या हो जाएगा? यथा प्लस उचितम, और संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। किसमें? यथोचित में। बात कर लेते हैं आगे। प्रकृति भाव संधि अस्ति यत्र, प्रकृति भाव संधि, जहां पर प्रकृति भाव संधि है वहां पर हमें सही का चिन्ह लगाना है, और जहां पर प्रकृति भाव संधि नहीं है वहां पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। तो नदी एते बिल्कुल सही है। वृक्ष अपि, देखिए वृक्ष अपि यहाँ पर प्रकृति भाव संधि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति भाव संधि में जो है वहां पर द्विवचन भी होना आवश्यक है। मुनि प्लस एतौ बिल्कुल होगी इसमें। साधु प्लस ऊपरी आगच्छत है, तो यहाँ पर देखिए आगच्छत शब्द आया है, द्विवचन का द्योतक है, तो इसमें भी प्रकृति भाव संधि होगी। सखी प्लस ऐसा, तो यहाँ पर बिल्कुल भी संधि प्रकृति भाव नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसा जो है वो एक वचन का द्योतक है, हम यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। मुनि प्लस इच्छत है, तो यहाँ पर बिल्कुल होगी, क्योंकि इच्छते जो शब्द है वो किसका द्योतक है? द्विवचन का द्योतक है। कवि आगतौ, सभायाम को छोड़ो, कवि आगतौ ये शब्द है, तो आगतौ जो है द्विवचन का द्योतक है, तो बिल्कुल इसमें प्रकृति भाव संधि है। नदी प्लस वहती, तो यहाँ पर प्रकृति भाव संधि नहीं है। बात कर लेते हैं आगे कुछ उदाहरणों पे। कविंद्र, तो कवि प्लस इंद्र, तो यहाँ पर रूप क्या बनेगा? कवि प्लस इंद्र। संधि कौन सी हो जाएगी? संधि इसमें हो जाएगी गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। अत्याचारम, तो अति प्लस आचारम, अति प्लस आचारम, और संधि कौन सी हो जाएगी इसमें? यण। कौन सी संधि हो जाएगी? यण। गंगेति, गंगा प्लस इति, क्या रूप बनेगा? गंगा प्लस इति, तो ये संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। यहाँ पर तथैव शब्द आया है, तो तथा प्लस एव, तो संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। इसमें कौन संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। तथैव में कौन संधि हो जाएगी दोस्तों? वृद्धि संधि हो जाएगी। यहाँ पर आगे देखिए वृक्ष अपि, तो यहाँ पर रूप क्या बनेगा? वृक्ष है ना, वृक्ष प्लस अपि, क्या रूप बनेगा? वृक्ष प्लस अपि, और संधि कौन सी हो जाएगी? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। पूर्व रूप संधि। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा संधि का, जरूर से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, और इन उदाहरणों के अलावा जो है आपको परीक्षा में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे, जो बहुत ही मोस्ट एनसीईआरटी के द्वारा जारी किए गए उदाहरण हैं। तो आशा करता हूँ ये ज़रूर से आपको उदाहरण आपको परीक्षा में मिलेंगे, और भी आप देखेंगे यदि इन उदाहरणों को भी आप याद करते हैं तो इसी के आधार पे आप दूसरे यदि कोई अलग उदाहरण आता है तो उसमें भी आप जो है दक्ष होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ज़रूर से आपको अब जो है सेकंड जो वीडियो है व्यंजन संधि का, हम उस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।